हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी साहित्य समाधान में। तो हम लोग देख रहे थे पुनीत राय की वस्तुनिष्ठ हिंदी। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। पेज नंबर 68 पे हैं हम लोग। चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम किसने सिद्ध साहित्य के संपादन का कार्य किया? तो सबसे पहले सिद्ध साहित्य के संपादन का कार्य करने वाले हैं पाश्चात्य प्राच्यविद बेंडल। पाश्चात्य विद्वान है ये बेंडल। इन्होंने सबसे पहले सिद्ध साहित्य का संपादन किया था। महासुखवाद किस मत का वैशिष्ट्य है? तो महासुखवाद जो है वो सिद्ध मत का वैशिष्ट्य है। पंक्ति है, सरहे गहण गुहिर मग अहिया पशु लोव जिमि रहिया। ये पंक्ति किसकी है? तो ये सरहपा की है। देह ही बुद्ध बसंत न जाने। ये पंक्ति किसकी है? पंडिय साल सत्त बखाणे देह ही बुद्ध बसंत न जाने। ये पंक्तियां सरहपा की है। अगली पंक्ति है, आगम बेय पुराणे पाणी माण बहंती पक्क सिरी फल अलियजिमि बाहरे भमंती। तो आगम बेय पुराणे पंक्ति है कर्ण हपा की। अगली पंक्ति है कि घर वह खज्जति सहजे रज्जई किज्जई रा अबिरा। घर वह खज्जति सहजे रज्जई किज्जई रा अबिराय। खज्जति रज्जई किज्जई किसकी पंक्ति है? सरहपा की। आगे है, सिद्धों के चर्या गीतों और दोहा कोशों में प्रमुख अंतर क्या है? तो दोहों में मतों का खंडन मंडन है और चर्या पदों में सिद्धों की अनुभूति और रहस्य भावना है। दोहों की रचना परिनिष्ठित अपभ्रंश में हुई है और चर्या पदों की अवहट्ट में हुई है। अगला प्रश्न है, जैन साहित्य का विकास कहाँ हुआ? तो जैन साहित्य का विकास मध्य देश के पश्चिमोत्तर में हुआ। आचार, रास, फागु, चरित आदि विभिन्न काव्य शैलियां किस साहित्य की विशेषता है? तो ये जैन साहित्य की विशेषता है। जैन साहित्य में सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य शैली क्या थी? तो जैन साहित्य की जो सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य शैली थी वो थी रास। अगला है कि अपभ्रंश में पांडव पुराण किसने लिखा? तो पांडव पुराण रचना लिखने वाले हैं यश कीर्ति। सामान्यतः सिद्धों का समय माना जाता है 8वीं से 13वीं सदी तक। स्वयंभू के अपूर्ण ग्रंथ पौमचर्यु को किसने पूर्ण किया? स्वयंभू का जो ग्रंथ है पौमचर्यु ये अधूरा था, इसको पूर्ण करने वाले हैं इनके पुत्र त्रिभुवन। इन्होंने इसको पूरा किया था। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो स्वयंभू को कहा जाता है। अपभ्रंश के किस कवि ने अपने को अभिमान मेरु कहा था? पुष्पदंत ने। अगला एक कथन है कि अगर उनकी जैनों की रचनाओं के ऊपर से जैन विशेषण हटा दिया जाए तो वे योगियों और तांत्रिकों की रचनाओं से बहुत भिन्न नहीं लगेंगी। जैन साहित्य के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अगला प्रश्न है कि जैन कवियों ने कृष्ण कथा को क्या कहा है? जैन कवियों ने कृष्ण कथा को हरिवंश पुराण कहा है। जैन परंपरा के सर्वप्रथम कवि कौन थे? स्वयंभू थे। गोरखपंथी साहित्य के अनुसार आदिनाथ कौन थे? आदिनाथ शिव थे। दव्य सहाव पयास नामक अपभ्रंश रचना के रचयिता कौन है? दव्य सहाव पयास ये अपभ्रंश की रचना के लेखक हैं देवसेन। आगे एक पंक्ति है कि जो जिण शासन भासियो सोमय कहियो सारो जो पालय सै भाव करी सोसर पावई पारू। ये पंक्तियां किसकी हैं? तो जो जिण शासन भासियो ये पंक्ति देवसेन की है। जो जिण शासन भासियो देवसेन। आगे है जैन साहित्य के प्रमुख ग्रंथ जो हिंदी में रचित है। श्रावकाचार 933 ईस्वी किसने लिखा? देवसेन ने। लघुनय चक्र और दर्शन सार किसने लिखा? देवसेन ने।
आगे है भरतेश्वर बाहुबली रास। 1184 ईस्वी में इसकी रचना हुई। 1184 ईस्वी में। लेखक है सालिभद्र सूरि। इसे खंड काव्य माना जाता है। ठीक। अगला है चंदन वाला रास। कब लिखा गया? 1200 ईस्वी में। आसगु, किसने लिखा इसे? आसगु लेखक ने। 35 छंदों का लघु खंड काव्य है। 1200 ईस्वी में लिखा गया और लेखक है आसगु, और इसमें करुण रस की प्रधानता है। करुण रस प्रधान रस है चंदन वाला रास। अगला है स्थूलीभद्र रास। स्थूलीभद्र रास कब लिखा गया? 1209 ईस्वी में। लेखक है जिनधर्म सूरि। फिर है रेवंत गिरिरास। इसका समय है 1231 ईस्वी। लेखक है विजय सेन सूरि। अगला है नेमिनाथ रास। इसका समय 1213 ईस्वी। इसके लेखक सुमति गण। लघुने चक्रसार और दर्शनसार देवसेन का। भरतेश्वर बाहुबली रास सालिभद्र सूरि का। 1184 में रचना हुई और ये एक खंड काव्य है। चंदन वाला रास 1200 ईस्वी में। 35 छंदों का लघु खंड काव्य है। करुण रस की प्रधानता है और लेखक है आसगु। स्थूलीभद्र रास 1209 ईस्वी जिनधर्म सूरि। रेवंत गिरि रास 1231 ईस्वी विजय सेन सूरि। नेमिनाथ रास 1213 ईस्वी सुमतिगण ने लिखा। आगे जैन साहित्य के अंतर्गत कौन सा रास यात्रा तथा मूर्ति स्थापना की घटनाओं पर आधारित वास्तुकलात्मक सौंदर्य का आकर्षण प्रस्तुत करता है? तो वो है विजय सेन सूरि का लिखा हुआ रेवंत गिरि रास। इसमें तीर्थकर नेमिनाथ की प्रतिमा तथा रेवंत गिरि तीर्थ का वर्णन है। फिर है कि देवसेन कृत सावकाचार की रचना किस छंद में हुई है? तो सावकाचार की रचना दोहा छंद में हुई है। व्याकरण ग्रंथ सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन के रचयिता कौन है? तो हेमचंद है, प्रसिद्ध जैनाचार्य हेमचंद। अगला, अपने व्याकरण ग्रंथ में किसने उदाहरणों के लिए भट्टी के समान एक द्वयाश्रय काव्य की भी रचना की है, जिसके अंतर्गत कुमारपाल चरित नामक एक प्राकृत काव्य भी है? तो वो है हेमचंद। इन्होंने अपने व्याकरण ग्रंथ में भट्टी के समान एक द्वयाश्रय काव्य लिखा है। क्या लिखा है? द्वयाश्रय काव्य। और कुमारपाल चरित नामक एक प्राकृत काव्य लिखा है। अगला है कि गद्य पद्यमय संस्कृत प्राकृत काव्य कुमारपाल प्रतिबोध किसने लिखा? सोमप्रभ सूरि ने। कुमारपाल प्रतिबोध संस्कृत प्राकृत में लिखा गया है और गद्य पद्यमय है। अगला है कि संस्कृत ग्रंथ प्रबंध चिंतामणि संवत 1361, जिसमें बहुत से पुराने राजाओं के आख्यान संग्रहित हैं, किसने लिखा है? तो ये लिखने वाले हैं जैनाचार्य मेरुतुंग। मेरुतुंग ने लिखा प्रबंध चिंतामणि। और ये किस भाषा में लिखा गया है? तो ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है, ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है कि प्राकृत के पाणिनि कहलाते हैं। प्राकृत के पाणिनि जैनाचार्य हेमचंद है। हेमचंद कृत सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन क्या है? तो ये प्राकृत अपभ्रंश का व्याकरण ग्रंथ है। देसी नाम माला, कुमारपाल चरित, इन दोनों ग्रंथों के रचयिता कौन है? तो वो हेमचंद है। मालवा नरेश भोज के चाचा मुंज के कुछ दोहे किस ग्रंथ में संग्रहित है? तो वो है मेरुतुंग के लिखे हुए प्रबंध चिंतामणि में। प्रश्न बने कि प्रबंध चिंतामणि में किसके दोहे संकलित हैं? तो मालवा नरेश भोज के चाचा मुंज के। सुभाषित संग्रह सारंगधर पद्धति के रचयिता कौन है? तो वो है सारंगधर। सारंगधर पद्धति एक सुभाषित संग्रह माना जाता है। अब हम देखते हैं प्रमुख रासो ग्रंथ। पहला है खुमाण रासो 9वीं शती में। किसने लिखा? दलपत विजय ने। बीसल देव रासो 1155 ईस्वी में। लिखने वाले नरपति नाल। फिर हमीर रासो, हमीर रासो के लेखक सारंगधर।
परमाल रासो जगनीक ने लिखा। पृथ्वीराज रासो चंद ने लिखा। जयचंद प्रकाश लिखा भट्ट केदार ने। जय मयंक जस चंद्रिका के लेखक मधुकर कवि। और रणमल छंद, इसके लेखक श्रीधर। आचार्य शुक्ल ने रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी है? तो इन्होंने रसायन शब्द से मानी है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी है? तो हजारी ने मानी है नाट्य उपरूपक रासक से। शुक्ल जी रसायन से मानते हैं और हजारी प्रसाद द्विवेदी रासक से। खुमार रासों की भाषा क्या है? तो ये है राजस्थानी हिंदी। बीसल देव रासो क्या है? तो बीसल देव रासो एक विरह गीत काव्य है। बीसल देव रासो का प्रमुख रस क्या है? श्रृंगार रस है। आचार्य शुक्ल एवं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बीसल देव रासो का रचना काल माना है। शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी दोनों बीसल देव रासो का समय मानते हैं विक्रमी संवत 1212। आलखंड किस रासो ग्रंथ से विकसित माना जाता है? तो आलखंड परमाल रासो से विकसित माना जाता है। आल्हा उदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन किस रासो ग्रंथ में है? परमाल रासो में। आल्हा उदल दो वीर का वर्णन किसमें है? परमाल रासो में। आलखंड का सर्वप्रथम प्रकाशन किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। आलखंड का सर्वप्रथम प्रकाशन करने वाले हैं 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद में तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स इलियट। फर्रुखाबाद में उस समय जिलाधीश थे चार्ल्स इलियट। 1865 ईस्वी में आलखंड का प्रकाशन किया था। आलखंड का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? पूछ रहा है कि आलखंड का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो वॉटरफील्ड ने किया। आलखंड लोकगीत के रूप में कहाँ गाया जाता है? तो ये गाया जाता है उत्तर प्रदेश के बैसवाड़ा, पूर्वांचल, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में। उत्तर प्रदेश के बैसवाड़ा में, पूर्वांचल में और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में। आल्हा गीत किस ऋतु विशेष में गाया जाता है? तो ये बरसात में गाया जाता है। आचार्य शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि और हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना है? शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि और हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है चंद को और पृथ्वीराज रासो को। पहला महाकवि चंद को माना है और पहला महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना है। पंक्ति है 12 बरस लो कुकर जीवे और 13 लो जिए सियार, बरिस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार। पंक्तियां किस ग्रंथ की हैं? तो ये परमाल रासो की है। जनश्रुति के अनुसार किस कवि और उसके आश्रयदाता नरेश का जन्म एक दिन हुआ था और दोनों ने एक ही दिन यह संसार भी छोड़ा था? तो ये चंदबरदाई है। चंदबरदाई का और पृथ्वीराज चौहान का एक ही दिन जन्म हुआ था और एक ही दिन दोनों ने संसार छोड़ा था। चंदबरदाई कृत पृथ्वीराज रासो को पूर्ण किसने किया? तो इसको पूर्ण करने वाले हैं चंदबरदाई के पुत्र जल्हन। पृथ्वीराज रासो के सर्ग या अध्याय को क्या कहा गया? समय कहा गया। पृथ्वीराज रासो में कितने समय सर्ग या अध्याय हैं? तो इसमें 69 समय है। कितने? 69। पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने वाले प्रमुख विद्वान कौन कौन से हैं? तो जो इसको प्रामाणिक मानते हैं वो हैं श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या और कर्नल टॉड। श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या और कर्नल टॉड, ये चारों पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानते हैं। पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक मानने वाले प्रमुख विद्वान कौन कौन से हैं? तो अप्रामाणिक मानने वाले हैं आचार्य शुक्ल, देवी प्रसाद, कविराज श्यामल दास, बुलर, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा। ये लोग पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक मानते हैं। पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रामाणिक अर्थात रासो की रचना पृथ्वीराज के दरबारी कवि चंद ने किया था, किंतु उसका मूल रूप आज उपलब्ध नहीं है,
ऐसा मानने वाले प्रमुख विद्वान कौन है? तो वो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुनिजिन विजय और डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी। ये लोग पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रामाणिक मानते हैं। अगला है कि यह मत किसका है कि चंद ने पृथ्वीराज के दरबार में रहकर मुक्तक रूप में रासों की रचना की थी। तो ये मानने वाले हैं नरोत्तम दास स्वामी। पृथ्वीराज रासो को सर्वप्रथम अप्रामाणिक किसने घोषित किया? तो सबसे पहले अप्रामाणिक घोषित करने वाले हैं डॉक्टर वूलर। इन्होंने सन 1875 में पृथ्वीराज विजय ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक घोषित किया। पृथ्वीराज रासो में किन दो रसों की प्रमुखता है? श्रृंगार और वीर रस की। पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या है? तो वो है ब्रज मिश्रित राजस्थानी या डिंगल। पृथ्वीराज रासो को राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी किसने कहा? ये कहने वाले हैं डॉक्टर बच्चन सिंह। इन्होंने पृथ्वीराज रासो को राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी कहा। पृथ्वीराज रासो का काव्य रूप क्या है? तो ये प्रबंध काव्य है जो महाकाव्य के अंतर्गत आता है। पृथ्वीराज रासो में लगभग कितने छंदों का प्रयोग हुआ है? तो 68 छंदों का प्रयोग हुआ है। समय इसमें 69 है और छंद 68। राजनीति पाइये ज्ञान पाइये सुजानिए, उकत जुगति पाइये अरथ घटी बड़ी उन्मानिए। ये पंक्तियां किस ग्रंथ की हैं? तो ये पृथ्वीराज रासो से हैं। उक्ति धर्म विशालस्य राजनीति नवरस, खट भाषा पुराणम च पुराणम कथितम मया। ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये चंद बरदाई की है। आगे एक कथन है कि समग्र महाकाव्य के भीतर से पृथ्वीराज की त्रासदी के साथ एक सामाजिक राजनीतिक त्रासदी भी उभरती है जो जितनी पृथ्वीराज की है उससे कहीं अधिक राष्ट्र की है। ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये हैं डॉक्टर बच्चन सिंह की। संस्कृत में पृथ्वीराज विजय नामक काव्य किसने लिखा? तो पृथ्वीराज की राजसभा के कश्मीरी कवि जयानक ने। पृथ्वीराज की राजसभा में कश्मीरी कवि जयानक थे, उन्होंने संस्कृत में पृथ्वीराज विजय लिखा था। ढोला मारूरा दूहा ये क्या है? तो ये 11वीं शताब्दी में लिखा गया दोहों में रचित एक प्रेम काव्य है। ढोला मारूरा दूहा एक प्रेम काव्य है, 11वीं शताब्दी में लिखा गया और ये दोहों में रचित है। सो रहियो दूहो भलो भली मरमण री बात, जोवन छाई धड़ भली तारो छाई रात। पंक्तियां किस ग्रंथ के संदर्भ में प्रसिद्ध है? तो ये ढोला मारूरा दूहा से। 17वीं शताब्दी में किस कवि ने ढोला मारूरा दूहा में कुछ चौपाइयों को जोड़ा? तो ये कुशल राय वाचक हैं। इन्होंने 17वीं शताब्दी में कुछ चौपाइयों को इसमें जोड़ा था। सदा तरैया ना बन फूले यारो सदा न सावन होए, स्वर्ग मड़ैया सबका हो को यारो सदा न जीवे कोई। पंक्तियां किस ग्रंथ की हैं? तो ये परमाल रासो से हैं, जिसे आलखंड भी कहा जाता है। राउर बेल की रचना किसने की? तो राउर बेल की रचना करने वाले हैं रोड़ा कवि। रोड़ा। राउर बेल का रचना काल क्या है? तो राउर बेल 10वीं शताब्दी में लिखी गई। गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम कृति कौन सी है? तो वो है राउर बेल। यह एक शिलांकित कृति है। राउर बेल रोड़ा नामक कवि ने लिखी, 10वीं शताब्दी में लिखी गई। ये गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है और ये एक शिलांकृत कृति है। हिंदी में नक्सिक वर्णन की श्रृंगार परंपरा की कृति किससे आरंभ होती है? तो वो भी राउर बेल से होती है। राउर बेल की कितनी विशेषताएं हैं? नक्सिक वर्णन की श्रृंगार परंपरा भी राउर बेल से ही आरंभ होती है। राउर बेल की भाषा क्या है? इसकी भाषा है लोक भाषा मिश्रित अपभ्रंश, यानी राजस्थानी प्राधान्य है। खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं खुसरो। 13वीं शताब्दी के हैं खुसरो, खड़ी बोली के प्रथम कवि। आचार्य शुक्ल के अनुसार खुसरो ने कब रचना आरंभ की? शुक्ल के अनुसार पूछ रहा है कि खुसरो ने कब रचना आरंभ की? संवत 1340 के आसपास, यानी 1283 ईस्वी में। तो 71 पेज आज हम लोगों ने पढ़ लिया।
72 से हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज तक के लिए बस इतना ही। क्लास कैसी लगी जरूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।